दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की दूसरी चैप्टर जो है उसे हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम इसमें भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में देखेंगे। इस पे ऑलरेडी एक क्लास जो है पहले हो चुकी है और प्लेलिस्ट आपको चैनल में देखने को मिल जाएगा। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। और इस पर टोटल क्लास की बात करें तो 2 क्लास हो चुकी है। एक पहला चैप्टर जो है एक ही वीडियो में समाप्त हो चुका था और ये दूसरा चैप्टर का एक वीडियो पहले हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख कर आइए, जिसमें हमने हिमालय के बारे में जो है जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमने दिया है यहाँ पे, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कहाँ से, तो जिन बच्चों ने क्लास किया होगा उनको पता होगा कि आज हम लोग जो है उत्तर के मैदान से देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग कि आज हमारा क्या है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कि उत्तर का मैदान या महान मैदान भी कह सकते हैं इसे। तो इसमें क्या है कि उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु हो गया, ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों से बना है। यानी अगर आपसे पूछे कि उत्तर का जो मैदान है या महान मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो देखिए 3 नदी है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए अवसाद या जलोढ़ निक्षेपों से जो है इसका निर्माण हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है, तो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, उत्तर का मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यानी अगर आपसे पूछे कि भारत में जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है, तो भारत के उत्तरी भाग में पाया जाता है। और इसी के साथ जो है ब्रह्मपुत्र नदी आपका कहाँ है, तो उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में। और इसी के साथ जो है पश्चिम उत्तर में जो देखेंगे आप पाकिस्तान साइड में, तो उस साइड में भी आपको देखने को थोड़ा सा भाग मिलेगा। अब देखिए लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन, जिसे द्रोणी भी कहते हैं, में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार कितना है, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर के मैदान का जो कितना विस्तार है, तो यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है। और यह मैदान लगभग कितना है, तो यह मैदान लगभग कितना है, 2400 किलोमीटर लंबा है। 2400 किलोमीटर क्या है, तो लंबा है। और 240 से लेकर, यहाँ से रखिएगा ध्यान कि 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक क्या है, यह चौड़ा है, ठीक है। कितना से, तो यहाँ पे 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक यह मैदान क्या है, तो चौड़ा है, ठीक है। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है कि क्या आप जानते हैं, इस वाले पॉइंट को आपको देखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली जो है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। कहने का मतलब नदी में एक तरह से कहे तो नदी के बीचों बीच में एक मिट्टी का जमाव है, ठीक है, जिसके चारों तरफ पानी है, ये द्वीप कहलाता है। और वो जो है नदी द्वारा बनाया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा है जहाँ पे इंसान रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उत्तर के मैदान के बारे में कुछ दिया गया है कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का समतल मैदान है और यहाँ पे लोग खेती भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से देखना चाहें तो देखेंगे कि यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। अगर आपसे पूछे ना कि विश्व में सबसे ज्यादा सर्वाधिक सघनता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वह यही हो जाएगा गंगा घाटी का मैदान, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यानी भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन है, आपको अगर आपसे पूछा जाए तो यह आपका उत्तर का महान मैदान हो जाएगा। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निपेक्षण कार्य में लगी है। निपेक्षण कार्य का मतलब होता है, इसे देखिए, अपवर्तन का मतलब होता है कि नदियों द्वारा किसी चीज को काट लेना। जैसे भूमि हो गया, उसे काट दिया तो वह भूमि का अपवर्तन हो गया। लेकिन वो जो कटा हुआ मिट्टी होगा वो कहीं ना कहीं तो ले जाकर उसे जमा करेगा ही, तो जहां पे वो जमा होगा वहां पे उसे निपेक्षण कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तर से आने वाली नदियां निपेक्षण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। तो अगर नदीय द्वीप के बारे में अगर पूछे कि नदीय द्वीप का निर्माण कैसा होता है, कैसे होता है, तो यह पॉइंट आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ये जो है मिजो पहाड़ी जो मिजोरम में है उसका यहाँ पे चित्र आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से जो मिजो पहाड़ी देखने को मिलता है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र करती है। नदियों के निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। इन धाराओं को वितरिका कहते हैं। ठीक है, वितरिका कहते हैं, यानी कहने का मतलब जो है यह ज्यादातर देखने को कहाँ मिलता है, यह समुद्री इलाकों में देखने को मिलता है जहाँ पे नदियां समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोआब के बारे में दिया हुआ है कुछ भाग की। तो वितरिका भी आप चाहे तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं कि नदियां जो है ना अनेक धाराओं में बढ़ जाती है समुद्र से मिलने से पहले, समुद्र में पानी गिरने से पहले, तो उसी को वितरिका कहते हैं अनेक भाग को। अब यहाँ पे देखिए दोआब के बारे में दिया है कि दोआब किसे कहते हैं। ठीक है, दोआब, तो दोआब का अर्थ क्या होता है, तो दो नदियों के बीच का भाग। जैसे मान लीजिए एक नदी यहाँ से ऐसे बह रही है, ठीक है, और एक नदी मान लीजिए यहाँ से इस प्रकार से मतलब बह रही है, तो बीच में अगर कोई भूमि है तो इस वाले भूमि को क्या कहेंगे, तो इस वाले भूमि को हम दोआब कहेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे दोआब शब्द जो है ना दो शब्दों से मिलकर बना है। दोआब शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो प्लस आब, अर्थात क्या होता है, तो पानी। इसका अर्थात मतलब क्या होता है, पानी। इसी प्रकार जो है पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज जोड़ आब कह सकते हैं। ठीक है, पंच का अर्थ होता है पांच और तथा आब का अर्थ होता है कि पानी। इस प्रकार से यहाँ पे समझाया गया। अब देखिए उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान को कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है, तो यह तीन उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। तीन उपवर्गों में यहाँ पे क्या है कि उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब मैदान कहते हैं जो पाकिस्तान के साइड है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी मैदान के पश्चिम का जो साइड है उसे पंजाब मैदान कहते हैं, पंजाब का मैदान। सिंधु तथा इनकी सहायक नदी द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग जो है ना पाकिस्तान में स्थित है। मतलब जो पंजाब का मैदान है उसका बहुत बड़ा भाग कहाँ है, तो पाकिस्तान में स्थित है। अब देखिए सिंधु तथा इनकी सहायक नदियां झेलम है, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे अगर आप इसे देखें तो यह सिंधु की आपकी सहायक नदियां है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये सभी के सभी जो नदियां है यह सिंधु की सहायक नदियां है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार कैसे हुआ है, तो घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। गंगा का मैदान जो आप सुनते हैं यह कहाँ है, तो यह घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच का भाग है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैले हुए हैं। ये वाला भाग जो है गंगा का। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में है। यानी ब्रह्मपुत्र का मैदान अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे है, तो यह विशेषकर असम में है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। आकृति भिन्नता के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, नदियां पर्वतों से उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भावर क्षेत्र कहते हैं। तो यह भावर क्षेत्र का आपका परिभाषा है। भावर के नाम से जानते हैं, भावर क्षेत्र कहते हैं। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इस पट्टी के दक्षिण में यह सरिताएं एवं पुनः नदियां निकल जाती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं अगर आपको समझाऊं ना, तो जैसे मान लीजिए यह शिवालिक है ना आपका, ये शिवालिक, तो उसके बाद यहाँ से जब नदियां नीचे आती है ना, इस प्रकार से आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। 1 सेकेंड का आप समझ लीजिएगा, मैं और डिटेल में आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए यह शिवालिक है और यह शिवालिक पर्वत है। देखिए यह आपका मान लीजिए शिवालिक पर्वत है। ठीक है,
और शिवालिक पर्वत के बाद जो है धीरे धीरे मैदान आपका आ जाता है, और मैदान इस प्रकार से आ जाता है। मान लीजिए ये आपका मैदान है, ठीक है, यह मैदान आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये शिवालिक से नदियां आती है ना, मैं नदियां का दूसरा कलर से बना देता हूँ नदियों को। जैसे मान लीजिए यह आपका नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो ढाल है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंकड़ पत्थर वो लाती है ना नदियां, वो यहाँ पे जमा हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है कंकड़ पत्थर वो जमा हो जाती है, और यहाँ पे जमा होने के कारण क्या होता है, तो नदियां जब यहाँ पे आती है तो ये पत्थर के नीचे से बहने लगती है, जिससे नदियां क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, नहीं दिखाई देती है। और यह पथरीला रास्ता पार करने के बाद जो है पुनः यहाँ से बहने लगती है। तो ये वाला जो क्षेत्र आपका हो जाएगा वो आपका दलदली क्षेत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया सभी सरिताएं इन भावर क्षेत्र पत्ती में क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, और इन पत्ती के दक्षिण में सरिता पुनः जो है निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग तराई के नाम से भी जानते हैं। चलिए, यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र होता है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया था, ठीक है, काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए, यह बता रहा है, आपसे पूछ रहा है। उत्तरी मैदान का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़ से बना है। उत्तरी मैदान का जो है ना सबसे विशाल भाग अगर देखें कि क्या चीज से बना है, तो वह पुरानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। और नई जलोढ़ मृदा क्या होता है, जैसे नदियां जो है ना प्रत्येक वर्ष जो है ना जो मिट्टी का कटाव करके लाती है, तो वो नए जलोढ़ उसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं, तो भांगड़ के नाम से भी जानते हैं। तो भांगड़ के नाम से भी इसे जानते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चुनेदार निपेक्ष पाए जाते हैं। इसमें क्या, तो भांगड़ में क्या पाए जाते हैं, तो चुनेदार निपेक्ष पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निपेक्षों को खादर कहते हैं। जो नई मिट्टी आती है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सामान्य भाषा में खादर कहते हैं। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, यानी हर एक वर्ष नदियां कटाव करती है तो हर एक वर्ष यह पुनर्निर्माण होता है। इसलिए यह उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। यानी क्या है, अगर आपसे कि पुरानी जो मृदा है, जलोढ़ मृदा, उससे ज्यादा क्या होता है, तो उससे ज्यादा जो खादर है वह आपका उपजाऊ होता है और गहन खेती के लिए यह प्रसिद्ध होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक और पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट और है तो हम देखेंगे, फिर हमारे जितने भी है। तो इससे पहले अब हम लोग क्या देखेंगे, तो जहां तक कि हमने उत्तर के मैदान को देख लिया है, अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है, और इसके बारे में जो है वो पूरी डिटेल में हम लोग देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार को अगर हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीकरण आग्नेय तथा रूपांतरिक शैल से बना हुआ है। यानी प्रायद्वीपीय पठार कैसे बना है, तो यह आपका पुराने क्रिस्टलीकरण आग्नेय तथा रूपांतरिक शैल से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अववाह के कारण बना है, ठीक है, बना है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है, ठीक है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां है, ठीक है। किस प्रकार की आकृति पाई जाती है यहाँ पे बताया गया है। इस पठार के 2 मुख्य भाग है, कौन कौन, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा जो वो दक्कन का पठार। नर्मदा के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों तक फैले हैं उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा भूमि के नदी के उत्तर का ये भाग है, ठीक है। जिसे मैं थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी, पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। यह बात यहाँ पे मध्य उच्च भूमि के बारे में कही गई है। इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां है कौन कौन सी है, तो इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों की बात कर ले तो इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केर जो है यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। यह नदियां, ये जो नदियां है दक्षिण पूर्व से
उत्तर पूर्व की ओर क्या होती है, बहती है। तो इसे मैं दूसरे कलर से भी हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। देखिए इस प्रकार वे इसके ढाल को दर्शाती है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार का एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पे नदियां निकलती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए ये वाला जो था ये तो हमने शिवालिक के बाबर खादा जो क्षेत्र था उसको समझाया था, तो इसे अब हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि पेज आपका क्लियर दिखे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मध्य उच्च भूमि में चौड़ी, मध्य उच्च भूमि जो है ना वह पश्चिम में चौड़ी तथा पूर्व में क्या है, तो संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि जो है वो पश्चिम में चौड़ी तथा पूर्व में कैसा है, तो पूर्व में जो है यह संकीर्ण है, यानी पतला आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं, तो बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अप्रवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्षिण का पठार कैसा है, तो यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, और उत्तर के इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार में है, ठीक है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। ये आपसे क्वेश्चन टाइप का एक दिया हुआ है कि आप इसे ज्ञात करिए। मैप में देखिए दक्षिण का पठार जो है वह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व में कम ऊंचा है। दक्षिण का जो पठार वो कैसा है, यह पश्चिम में ऊंचा है तथा पूर्व की ओर जो है कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से क्या कहते हैं, तो मेघालय यानी कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है, ठीक है, भ्रंश के द्वारा। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण जो है ना श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, तो यह मेघालय में आपको देखने को मिलती है। कौन वाला पठार है, तो मेघालय के पठार में देखने को मिलती है गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, यह आपको देखने को मिलती है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, वे सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है। यानी पश्चिमी तट को कैसे पार किया जा सकता है, तो पश्चिमी जो घाट है उसके जितने भी पर्वत है, पश्चिमी घाट को आप कह सकते हैं कि आप दर्रों से पार कर सकते हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर थाल घाट, घोड़ घाट तथा पाल घाट की स्थिति को ज्ञात करें। यह जो दर्रा है ना, यह आपका कहाँ का है, तो यह पश्चिमी घाट का ही दर्रा है। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है, तो पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो आपका देखने को कितना मिलता है, तो 900 से 1600 मीटर। और इसी में जब पूर्वी घाट की बात कर ले तो पूर्वी घाट की ऊंचाई जो आपको लगभग 600 मीटर है, ठीक है। पूर्वी घाट की ऊंचाई कितनी है, तो 600 मीटर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का अगर आपसे विस्तार पूछ रहे कि कहां से कहां तक है, तो यह आपका महानदी से लेकर यह नीलगिरी पहाड़ी तक है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी तक यह देखने को आपको मिलता है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यानी टूटा फूटा है, यह अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी धार पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे पश्चिमी घाट का जो है ना अन्य नाम है, कौन कौन से है, तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के शिखर ऊंचे है, जैसे में कौन सा है, देखिए अन्नाई मुड़ी है, कितनी है, 2695 मीटर है, तथा डोरा बेटा जो है 2633 मीटर है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो शिखर है वो महेंद्रगिरी है, वो 1500 मीटर का यह आपका देखने को
मिलता है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेडी की पहाड़ी है। देखिए पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो सेवराय तथा जावेडी की पहाड़ी है। ठीक है, जावेडी की पहाड़ी है स्थित है। उडगमंडलम जो है ना, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोइडक्लाइन जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र पर देखिए। यह सभी जो है, यह दोनों पहाड़ी जो है, यह आपको पूर्वी घाट में ही देखने को मिलती है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली मृदा है जिसे डक्कन ट्रैप कहते हैं। यानी देखिए प्रायद्वीपीय पठार में जो मृदा पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग डक्कन ट्रैप के भी नाम से जानते हैं। इसकी जो उत्पत्ति कैसे हुई है, दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह ज्वालामुखी से हुई है। ठीक है, और इसीलिए जो है ना इसके सेल आग्नेय है, और ज्वालामुखी से बनेगी तो आग्नेय सेल होगा। वास्तव में ये सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ जिससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इस सेलों का अपरदन के कारण क्या हुआ था, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। और अरावली की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। अब देखिए अरावली की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो अरावली की पहाड़ी जो है वो आपका देखने को कहाँ मिलता है, तो अरावली की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। यह बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियां है, मतलब टूटा फूटा है। यह गुजरात से लेकर अरावली पहाड़ियां गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। सही बच्चे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि आपने देख लिया यहाँ तक सभी बातें। अगर आपको समझ में आई हो तो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, और यहाँ से हम भारतीय मरुस्थल को देखेंगे, और इसी के साथ तटीय मैदान, और लास्ट में जो आपका है द्वीप समूह को देखेंगे। और इसी के साथ जो हमारा जो है आज का ये सेशन अंत हो जाएगा यहीं पे। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक मैं थोड़ी सी पानी पी लेता हूँ। चलिए आप लोगों ने देख लिया, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत ही कम व्यूज आते हैं, बहुत ही कम लोग देख पाते हैं, जिसके चक्कर में जो है वीडियो नहीं आ पाती है। तो चलिए अब हम लोग थोड़े से टॉपिक को कोई अदर बात नहीं करते हैं, और यहाँ से हम लोग भारतीय मरुस्थल को देखते हैं, और बहुत ही स्लो में देखेंगे आप। ठीक है, हमें लगता है कि मैं जल्दी जल्दी में पढ़ा रहा हूँ तो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप चाहते तो अपने हिसाब से जो है वीडियो को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, बढ़ा कर भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों कि अगर आपसे पूछे कि थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है, यह अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। ठीक है, इस क्षेत्र में प्रति वर्ष जो है ना 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, क्योंकि वहां पे मिट्टी जो है वो आप देख ही सकते हैं, बालू है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है, यानी नदियां दिखती है, और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। यानी अगर आपसे पूछे कि भारतीय मरुस्थल की नदी या समुद्र तक जाती है, तो आपको आंसर देना है कि नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें पर्याप्त जो है वो पानी नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए केवल लूनी ही है ना इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह भी अरब सागर में जाके गिर जाती है, यह भी नहीं जाती है, यह भी लुप्त हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टिब्बा का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रफल है, लेकिन लंबवत टिल्ले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। यह बरकान के बारे में दिया गया है कि यह क्या है, यह अर्धचंद्राकार बालू का टिब्बा है।
अब देखिए यहाँ पे भारतीय मरुस्थल का जो है ना यह चित्र दिया गया है डायग्राम, जिसे आप देखेंगे तो आपको दूर दूर तक जो है ना केवल यह बालू देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है कुछ लेडीज जो है औरतें पानी लेकर जा रही है, ठीक है। माथे पर देखिएगा आप मटका है और मटके में पानी है। अब यहाँ से हम लोगों ने देख लिया, चलिए उतना ही उसके बारे में था। और यहाँ पे देखिए पहले देख लीजिए एक द्वीप के बारे में दिया गया है कि द्वीप किसे कहते हैं। तो यह आपका द्वीप दिख रहा होगा और इसके चारों तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पानी दिखेगा, कहीं से जो है यह स्थल से जुड़ा हुआ भाग आपको नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार की आकृति अगर रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। चलिए अब हम इसे देखते हैं, ये आपका क्या है। तो ये अगर आप देखें तो यह आपका तटीय मैदान के बारे में अब चर्चा होगी यहाँ से, ठीक है। तो यह है प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, ठीक है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। जो पश्चिमी घाट है ना, ये क्या है, या पश्चिमी तट जो है वह पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण पतला सा मैदान टाइप का है, ठीक है। इस मैदान के 3 भाग हैं। इस मैदान के कितने भाग हैं, तो इस मैदान के अगर आप देखेंगे तो आपको 3 भाग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, ठीक है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, जो मुंबई से गोवा तक का क्षेत्र है। मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो कन्नड़ का मैदान कहते हैं यह, एवं जो दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, ठीक है। पूर्वी घाट को पूर्वी तट को जो है उत्तरी भाग में क्या है कहा जाता है, उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को हम अलग से हाईलाइट करते हैं। जबकि दक्षिणी भाग को या कोरोमंडल के तट के नाम से भी इसे जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे में हो गया महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण जो है ना भू लक्षण है। चिल्का झील के बारे में यहाँ पे कही गई है यह बात। अब यहाँ पे देखिए एक चित्र है, क्या है, तटीय मैदान का यह चित्र है। तटीय मैदान का ये मतलब तटीय मैदान में किस प्रकार से खेती होती है वह यहाँ पे आपको बताया गया है। लेकिन इसी पर अगर आप देखेंगे ऊपर में तो हमने चिल्का झील के बारे में उतनी डिटेल में बात नहीं की। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे चिल्का झील के बारे में कि चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी के दक्षिण में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब हम लोग देखेंगे द्वीप समूह के बारे में, देखेंगे कि द्वीप समूह क्या है, कैसे है और उसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल का भाग जो है ना अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं, तो जी पहचान सकते हैं आप। इसमें कौन है, तो एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप इस प्रकार का है द्वीप समूह, और यहाँ पे टूटा फूटा जो है वो आपका निकोबार द्वीप समूह है, जो कि आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम उसके बारे में देख लेते हैं अच्छे से। तो द्वीप तो हमने देख लिया यहाँ पे कि द्वीप किसे कहते हैं, ये वाला भाग हमने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए कह रहा है, ठीक है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको देखिए, पहले अब आपसे पूछे कि लक्षद्वीप कैसे बना है, तो यह प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है। पहले इनको लक्का द्वीप या मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। लक्का द्वीप, मिनिकॉय, याद रखिएगा। लक्षद्वीप के यहाँ पर 3 नया नाम उभर के आया जो पहले जानते थे लोग, लक्का द्वीप, मिनिकॉय एवं एमिन द्वीप के नाम से जानते थे। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। 1973 में इसका नाम क्या पड़ गया, 1973 में इसका जो नाम है वह लक्षद्वीप रख दिया गया, ठीक है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, ठीक है, प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर
पादप एवं जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, इसको याद रखना है कि पिटली जो द्वीप है यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। यह अंडमान निकोबार द्वीप जो है यह है। ठीक है, यह द्वीप समूह आकार में बड़े हैं। ठीक है, यह द्वीप समूह आकार में कैसे हैं, तो आकार में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में क्या है, तो निकोबार द्वीप समूह है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि यह द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। विषुवत वृत्त के समीप यह स्थित है। कौन, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, विषुवत वृत्त के नजदीक है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। यानी अंडमान और निकोबार की जलवायु पूछे तो कैसा है, विषुवतीय है, क्योंकि विषुवत रेखा के नजदीक में है। यह घने जंगलों से आच्छादित है, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। अब यहाँ पे है एक पॉइंट की भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो भारत में अगर सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो यह आपको अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक भाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि यह विभाग एक दूसरे के पूरक है। वे देश के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं देश को। ठीक है, उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी जो आपका पर्वत है हिमालय के बारे में बता रही है, जल के लिए और वनों के लिए प्रमुख जो है स्रोत है। उत्तरी मैदान जो है देश के अन्न भंडार के लिए क्या है, अन्न भंडार है। उत्तरी मैदान को देश का अन्न भंडार कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा खेती यहाँ पे होती है, क्योंकि जलोढ़ मृदा पाया जाता है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार मिला है उत्तरी मैदान से। पठारी भाग खनिज के भंडार है। पठारी भाग कैसे हैं, तो यह खनिज के भंडार आप इसे कह सकते हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य यानी मछली के लिए और पोत संबंधी यानी नाव चलाने के लिए जो है क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इसी प्रकार देश की विविध जो है ना भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं बन सकती हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट था जो हमने छोड़ दिया था, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीपों से बना है। अब यहाँ पे हम लोग पहले समझते हैं कि प्रवाल वास्तव में कहते किसे हैं। ठीक है, प्रवाल होता क्या है, तो हम यहाँ से अब प्रवाल के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि प्रवाल वास्तव में होता क्या है। देखिए, प्रवाल जो है ना पॉलिप से कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी जीव है। ठीक है, जैसे आपने जो सिथुआ टाइप का देखा होगा, जैसे ग्रामीण में उसी प्रकार के एक जीव को घोंगा भी बोला जाता है, तो उस प्रकार का ये जीव है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में रहता है। प्रवाल का विकास कैसा होता है, तो छिछला तथा गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निपेक्षित होती है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाल रोधिका होती है, दूसरा तटीय प्रवाल भित्ति तथा तीसरा जो होता है वह प्रवाल वलय द्वीप। प्रवाल वलय द्वीप होता है। ठीक है, द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, यानी कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर जो रीफ है ना, वह प्रवाल रोधिका का एक अच्छा उदाहरण है।
प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार सा हॉर्सेसु आकार वाले रोधिका होते हैं। तो इसको हमने अभी देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हो सकते हैं बनेंगे तो ठीक है, वरना आपको बनाने हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग प्रायद्वीपीय कहेंगे। ठीक है, अब द्वीप किसे कहेंगे? तो द्वीप जो 4 ओर से घिरा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो हिमालय तो आपका उत्तर में हो जाता है, ठीक है, उत्तराखंड का भी उत्तरी में हो जाएगा। पूर्वांचल को अगर देखें तो पूर्वांचल पहाड़ी या उत्तरी पूर्व पहाड़ी भी से कह सकते हैं, ठीक है, यह म्यांमार के साथ सीमा निर्धारित करता है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? इसको कोरोमंडल कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसे कोरोमंडल नहीं कहते, इसको शायद इसमें डाउट है, चलिए हटाइए इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कैसा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है वो महेंद्रगिरी है। ठीक है, बाकी ये सब जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी हाईलाइट किया था आपको करने हैं। भावर क्या है? हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम बताइए। ठीक है, ये बात हो गया। अरावली और विंध्याचल के में कौन से पठार है, ये सारा बात जो है आपको करना है क्वेश्चन है सर, और आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार जो है हम आज की इस क्लास को एंड करते हैं, और अब जो है वो तीसरा क्लास होगा यहाँ से, क्योंकि 2 क्लास हमने खत्म कर लिया। तो चलिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।